Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we will continue with our chapter Challenges faced by agriculture sector डिपेंडेंसी ऑन मानसून एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और किस तरीके से जो लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो लोग हैं वो क्या रहते हैं मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देखते हैं। Even today, most part of Indian agriculture is dependent on monsoon. Normal and timely rainfall benefits the agriculture sector, but excessive rainfall and droughts disrupt the agricultural process, crop diseases, insect and pest, hailstorms, etc. Not only affect the agricultural production but also make it difficult for the farmers to recover the total cost incurred in farming. Farmers are constantly struggling with uncertainties due to unexpected changes in weather as well as the pressure to repay the loans टेकन फ्रॉम द लैंडर्स। ठीक है, देखिए आज भी अगर देखा जाएगा तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है नॉर्मली भी और नॉर्मल रेनफॉल और टाइमली रेनफॉल। ठीक है, नॉर्मल और टाइम से अगर बारिश जब होती है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर सूखा पड़ जाए तो वो एग्रीकल्चर प्रोसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। क्रॉप डिसीज हो गया, इंसेक्ट पेस्ट, हेल स्टॉर्म्स, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। ये जो आपका क्रॉप डिसीजेस हैं ये सभी क्या करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को और ज़्यादा फार्मर्स के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं और वो जो भी उनका कॉस्ट जो उनके फार्मिंग में लगा है उसको वापस से इनक्योर कर पाना, वापस से रीपे कर पाना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं अनसर्टेनिटीज से। अचानक से मौसम बदल जाएगा या फिर अचानक से सूखा पड़ जाएगा, अचानक से उनके क्रॉप्स में कुछ हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है वो हमेशा अनसर्टेनिटीज़ की वजह से और हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, अचानक से वेदर चेंज ना हो जाए इस तरीके से। ठीक है, और और उनको क्या करना पड़ता है लोन भी पे करना पड़ता है क्योंकि वो एग्रीकल्चर करने के लिए वो ऑलरेडी क्या किए रहते हैं लोन लिए रहते हैं। Farmers have to plan many things in order to deal with unexpected weather changes. Those problems can be solved by precautionary measures like crop insurance, accumulation of grains, choosing crops on the basis of weather forecast. However, proper implementation of these measures is still a big challenge for the Indian farmers. ठीक है, देखिए फार्मर्स को फार्मर्स को डील करने के लिए, ठीक है, मतलब कि अपने क्रॉप्स के साथ में डील करने के लिए अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेस के साथ डील करने के लिए उनको हर चीज़ें क्या करनी पड़ सकती है प्लान करनी पड़ सकती हैं। जो प्रॉब्लम्स उनकी कैसे सॉल्व हो सकती है प्रिकॉशनरी मेजर से उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, जैसे कि क्रॉप का इंश्योरेंस करवाने से, ग्रेन्स का एक्यूमुलेशन करवाने से, क्रॉप्स वेदर फॉरकास्ट के अनुसार चूज करने से। इस तरीके से क्या हो सकता है उनका मेजर वो प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो क्या हो पाए यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाए। तो इन इसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है इस मेजर का वो खुद ही इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। Today, more than 45% of the agricultural land is irrigated using different methods of irrigation. Even then, a large part of agricultural farming depends on the monsoon. It is it is these dry areas where irrigation is not easily available that water conservation is needed the most. The farmers in these areas usually grow crops like barley, gram, tur, jowar, soybean, cotton, groundnut, etc. But due to excessive use of underground water, the water level has gone down in these areas. देखिए 45% जो है आज भी क्या करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड जो 45% से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अलग अलग इरिगेशन मेथड से क्या होते हैं उनको पानी वहाँ पर मिलता है। अगर लार्ज पार्ट देखा जाएगा एग्रीकल्चरल फार्मिंग का तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर ड्राई एरिया है तो वहाँ पर इरिगेशन जो है वो आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो फिर से क्या होता है मानसून के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है ऐसी जगहों पर वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जो फार्मर्स हैं वो यूजुअली क्रॉप्स जो है जैसे कि बार्ले हो गया, ग्राम, ये सारे क्रॉप्स जो है वो वहाँ पर ऐसे एरियाज़ पे ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका
ज़्यादा पानी अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो उनका जो वाटर लेवल है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। For instance, a person dug a tube well for his domestic and irrigation requirements 20 years ago. At that time, he found water at the depth of 150 feet. 5 years later, another villager dug a tube well close to the previous bore well and got water at 250 feet. The first bore gradually dried up as the level of underground water being recharged every season slowly went lower. 3 years later, the first person, along with another villager, stating digging boreholes at the depth of 300 feet. If this competitive digging and extraction of water goes on for a long time, it will be difficult to find any underground water at all. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एक पर्सन जो है उसने ट्यूब वेल जो है वो कहीं पर अपने डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए 20 साल पहले डग किया है एक ट्यूबवेल। ठीक है, और उसको 150 फीट के डेप्थ में उसको पानी मिल गया। 5 साल बाद अगर दूसरा कोई विलेजर्स उसी ट्यूबवेल के आसपास में फिर से डग करता है, तो उसको वहां पर पानी 250 फीट के आसपास में मिला। फिर उसके बाद में इसी तरीके से 3 साल बाद में कोई दूसरे पर्सन या दूसरा विलेजर्स जो है वो डग करता है, तो उसको 300 फीट के आसपास में पानी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर जो है वो चार्ज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत मतलब वाटर लेवल क्या हो रहा है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। अगर हम इसको देखेंगे, तो अगर इस तरीके से अगर देखा जाएगा, तो जो कॉम्पिटिटिव डिगिंग है, ठीक है, एक दूसरे का देख के जो लोग क्या करते हैं, डग करने का काम करते हैं वाटर के लिए, पानी के लिए, और एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर को, और बहुत टाइम तक अगर ऐसा चलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है वाटर को वापस से रिचार्ज होने के लिए, वापस से उस लेवल पर आने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि आगे होने वाले फ्यूचर पे क्या हो, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो हो वहाँ पर, मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो हो वो हमको मिले ही ना। Therefore, we need to seriously consider this situation of depleting groundwater levels and look for alternative solutions. For water conservation, rainwater should be collected in stop dams, deep wells, megbundis, and earthen structure on a field's edge to prevent water from flowing out. This may prevent the decrease in water levels. People have started adopting this method suggested by land and water scientists in some villages and cities. देखिए, अगर इसी वजह से क्या हो रहा है, हमको वाटर के बारे में जो डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो रेन वाटर है उसको एक छोटे से, मतलब उनको क्या करना चाहिए, एक डैम्स में या फिर डीप वेल्स पे, मेघ बंडीज में। ठीक है, मेघ बंडीज क्या होता है, तो एक अर्थन स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर वाटर को दूसरी जगह फ्लो होने से बचाता है और वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो ये क्या कर सकता है, वो वाटर लेवल में जो डिक्रीज हो रहा है उसको रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सारे मेथड्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं लैंड और वाटर में। और वाटर लैंड और वो जो वाटर साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये जो मेजर्स हैं, मेथड्स हैं, उनको क्या किया है, सजेस्ट किया है, और बहुत सारे लोग विलेजेस और सिटीज़ में इसको अडॉप्ट करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। We studied in class 8 that the green revolution had started in 1960s. Use of high yielding variety of seeds, chemical fertilizers, pesticides and irrigation facilities helped the farmers to increase the yield. Farmers started using larger quantity of chemical fertilizers and pesticides for their crops in order to get higher yield. Food security and storage of grains was now possible and drought situations could also be controlled. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1960 में स्टार्ट हो गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फार्मर्स को ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करने के लिए काम आती हैं। फार्मर्स ने क्या किया था, लार्जर लार्जर क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था उनके क्रॉप्स को उनके क्रॉप्स में, ताकि उनका जो यील्ड है ताकि उनका जो ग्रोथ है, जो यील्ड है वो क्या हो, ज़्यादा हो। फूड सिक्योरिटी और स्टोरेज जो है ग्रेन्स का, वो भी पॉसिबल था।
और ड्रॉट सिचुएशंस भी उस वक्त पे कंट्रोल की जा सकती थी। There are many microorganisms in the soil that helps in maintaining the level of nutrients in the soil and keep it fertile. However, the chemicals and fertilizers and pesticides lying unused in the soil kill this microorganism. Due to the absence of this microorganism, the soil loses its nutrients and therefore its fertility. देखिए क्या होता है, सॉइल पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो लेवल है न्यूट्रिएंट्स का, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं और सॉइल को फर्टाइल रखते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ होने की वजह से, जो कि और जितना यूज़ होना था वो तो हो गया, लेकिन क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस में जो बच जाता है वो आपका नीचे ग्राउंड पे चला जाता है, लैंड में चला जाता है, तो अनयूज्ड रह जाता है। और सॉइल में जाने के बाद में जो वहाँ उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसकी वजह से मर जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एब्सेंस में जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो वापस से रीगेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फर्टिलिटी जो फर्टिलिटी रहती है सॉइल में वो भी कम हो जाती है।